पेज नंबर 8 पे आ जाइए, पेज नंबर 8 पे आ जाइए, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ए बी सी इन द टर्म ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड ड्रॉ कर्व। तो आपको कर्व दे रखा है, ए से बी एंड बी से सी एंड सी से ए, ठीक है। यहां पे V नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है, V वर्सेस T का ग्राफ दे रखा है, V वर्सेस T का ग्राफ दे रखा है, और यहां पे है टेम्परेचर T नॉट, और यहां पे वॉल्यूम दे रखा है ट्वाइस V नॉट, और टेम्परेचर दे रखा है ट्वाइस T नॉट। क्लियर? तो इस पॉइंट पे आपको प्रेशर बताना है, इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है, इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है। नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू 1 दे रखा है, तो पी वी इक्वल टू हो गया एन आर टी। तो इस पॉइंट पे अगर आपने लगाया तो वी नॉट पी इक्वल टू एन आर टी नॉट, तो पी इक्वल टू कितना हो गया एन आर टी नॉट बाई वी नॉट। तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ए से लेके बी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ए से लेके बी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ए से बी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी आपने लगा दिया, तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे प्रेशर है पी नॉट, वॉल्यूम है वी नॉट, और इस टाइम पे वहां पे वॉल्यूम हो जाएगा ट्वाइस वी नॉट एंड प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्राइम। तो पी नॉट प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट बाई 2। तो इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट बाई 2। क्लियर? क्लियर? तो अगर यहाँ पे पी नॉट बाई 2 वॉल्यूम हो गया, अब ये क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। बी से सी इज द आइसोकोरिक प्रोसेस, बी टू सी इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अभी हो जाएगा P बाई टी इज ए कॉन्स्टेंट K। तो यहां पर प्रेशर आ गया आपका P नॉट बाई 2, P नॉट बाई 2 इंटू टेम्परेचर यहां पे कितना है T नॉट। अब यहां पर टेम्परेचर हो गया ट्वाइस T नॉट एंड प्रेशर हो गया P प्राइम। आइसोकोरिक प्रोसेस है, एक मिनट। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया यहाँ पे, तो वी नॉट इंटू पी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, तो वी नॉट इंटू पी नॉट इज द कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया ट्वाइस वी नॉट, तो पी नॉट इक्वल टू पी नॉट बाई 2। ओके, तो यहाँ पे पी नॉट बाई 2 हो गया, वॉल्यूम हो गया ट्वाइस वी नॉट एंड टेम्परेचर हो गया टी नॉट। ठीक है, इसी प्रोसेस को फिर से डिस्कस करते हैं, बी से सी वाले प्रोसेस को फिर से डिस्कस करते हैं। यहां पर प्रेशर है पी नॉट बाई 2, अब इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो P जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो PV इक्वल टू एन आर टी से वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो P बाई टी जो कांस्टेंट के हो गया क्या। तो यहाँ पर जब प्रेशर है P नॉट बाई 2,
टेम्परेचर यहाँ पे कितना है टी नॉट, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर हो गया वो हो गया आपका P प्राइम एंड टेम्परेचर इज द ट्वाइस टी नॉट, तो P प्राइम इक्वल टू P नॉट आता है। ओके इस पॉइंट पे प्रेशर P नॉट आ रहा है, एक मिनट, P नॉट हो गया, वॉल्यूम हो गया ट्वाइस टी नॉट, ठीक है ओके। इस पॉइंट पे प्रेशर आया P नॉट, वॉल्यूम आया ट्वाइस V नॉट एंड टेम्परेचर आया 2T, टेम्परेचर आया 2T। C से A प्रोसेस क्या हो जाएगा, C से A प्रोसेस आपका V प्रोपोर्शन टू T है, यानी प्रेशर P कांस्टेंट है, इंप्लॉइज प्रेशर P इज कांस्टेंट, प्रेशर P इज कांस्टेंट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, प्रेशर P जब कांस्टेंट हो गया तो PV इक्वल टू एन आर टी से V बाई टी इज ए कांस्टेंट K। तो यहां पे वॉल्यूम कितना दे रखा है, यहां पे जो प्रेशर P नॉट है तो वही प्रेशर यहाँ P नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है और टेम्परेचर भी T नॉट है, तो ये वैल्यू सेम आ गई, हर पॉइंट आ गया क्या, हर पॉइंट आ गया। ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। PC इक्वल टू P नॉट, ओके। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको वर्डन के बारे में बताया था। व्हाट इज द वर्डन, वर्डन इज द इंटीग्रेशन ऑफ P dV। तो व्हाट इज द वर्डन, W इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ P dV, ठीक है। तो अगर ये एक पिस्टन सिलेंडर है, ओके, तो ये हो गया उसका पिस्टन एंड ये सिलेंडर हो गया, तो प्रेशर P नॉट इस साइड हो रहा है और इस साइड उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ dx हो गया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का हो गया A, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन इज A, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का A हो गया। तो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, dV इक्वल टू हो जाएगा A इंटू dx। तो यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ फोर्स F लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट dx भी ऊपर की तरफ है, तो व्हाट इज द dW, dW इक्वल टू F इंटू dx, A से मल्टीप्लाई कर दिया, A से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे प्रेशर P और dx इंटू A इक्वल टू हो गया dV, तो दैट इज द dV, दैट इज द dW। तो टोटल W कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। तो ये जो फॉर्मूला है वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इज डिफाइंड बाय इंटीग्रेशन ऑफ P dV। ये वैलिड फॉर और कॉन्सेप्ट, वैलिड फॉर और सिचुएशन है। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको वर्डन बाय द गैस निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके वहां वर्डन बाय द गैस निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहला वर्डन हम निकाल लें, जब आइसो बारिक प्रोसेस है, जब P कांस्टेंट है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P dV, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस है, यहाँ पे पिस्टन के नीचे यहाँ पे प्रेशर P नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फिर पिस्टन ऊपर चला गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया V2, फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। तो प्रेशर P कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक, तो P V1 से V2 हो गया, V1 से हो गया V2। तो व्हाट इज द वर्डन, W इक्वल टू हो जाएगा P V2 माइनस V1, तो W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू डेल्टा V, दैट इज द वर्डन, दैट इज द वर्डन। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस, वर्डन इक्वल टू हो जाएगा P डेल V। वर्डन हो जाएगा आपका P डेल V।
तो इन द आइसो बारिक प्रोसेस W गैस इक्वल हो जाएगा P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। याद रहेगा? दोनों ही फॉर्मूले, आप दोनों में से जो भी याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि आपका जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम आपका dV, वॉल्यूम आपका V कांस्टेंट होता है। तो जब कोई चीज कांस्टेंट होगा तो उसका dV कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम हो जाएगा dV हो जाएगा 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम तो होगा नहीं। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। ठीक है, अब dV यहां पे हो गया 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन इन द आइसो प्रोसेस इज 0। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। ओके, क्लियर है? क्लियर है? ओके, वर्ड एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू क्या हुआ, nRT। तो जब T कांस्टेंट हो गया तो nRT कांस्टेंट हो गया, तो P इक्वल टू कितना हो गया, nRT बाई V। आइसोथर्मल प्रोसेस में P इक्वल टू क्या हो गया, nRT बाई V। तो व्हाट इज द वर्क डन, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV होता है। तो W इक्वल टू हो जाएगा nRT बाई V dV। ठीक है, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो गया, nRT 1 बाई V dV। nRT 1 बाई V dV। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा nRT ln V। अब वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, तो यहां पे लिमिट लिख देंगे V1 से V2। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई V का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln V, nRT ln V2 माइनस ln V1। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, nRT ln V2 बाई V1। ठीक है, अब इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, तो W इक्वल टू 2.303 nRT log V2 बाई V1। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज W इक्वल टू nRT ln V2 बाई V1। याद रहेगा, याद रहेगा? याद रहेगा? ओके, ओके। अब मैंने आपको कहा था कि केवल प्रोसेस 3 नहीं होते, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल। एडियाबैटिक भी प्रोसेस होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, P V की पावर गामा इज ए कांस्टेंट K, यानी K भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस जो है PV की पावर, गामा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आज नहीं पढ़ेंगे गामा के बारे में, तो गामा के बारे में हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं PV की पावर गामा इज ए कांस्टेंट K। तो देखो बेटा, अगर आइडियल गैस इक्वेशन है तो ये प्रोसेस इक्वेशन है। अब आइडियल गैस इक्वेशन
इस तरह से कोई एक्सपांशन जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, ठीक है, ठीक है। इसके n मोल वहां पे रखे हुए हैं, और यहाँ पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे उसके n मोल रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स इस पॉइंट पर देखो, प्रोसेस इक्वेशन क्या कहती है, प्रोसेस इक्वेशन ये कहती है कि अगर दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन, तो यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के पैरामीटर्स मैंने आपको बताया था क्या हो गए थे, गैस के पैरामीटर्स हुए P1 V1 T1, और यहाँ पे इसके पैरामीटर्स हुए P2 V2 T2, ठीक है। तो गैस के पैरामीटर प्रोसेस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, यानी यहां का P1 V1 और यहां के P2 V2 में जो रिलेशन होगा वो इस तरह से होगा, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो अगर दो पॉइंट के पैरामीटर जिस इक्वेशन से कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस इक्वेशन। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और किसी पॉइंट पे, दो पॉइंट हुआ ना, और किसी पॉइंट पे जो पैरामीटर है वो हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, क्या, P1 V1 इक्वल टू nR T1, और इस पॉइंट पे P2 V2 इक्वल टू nR T2। इस पॉइंट पे जो सारे पैरामीटर्स हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, और प्रोसेस इक्वेशन किन्हीं भी दो पॉइंट में गैस के पैरामीटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे प्रोसेस इक्वेशन क्या है, यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन। और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो गैस के पैरामीटर होंगे वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो स्पेशली इन द आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस में ही आपका ये पैरामीटर, यही इक्वेशन आपकी प्रोसेस इक्वेशन हो जाती थी। उस केस में हम कभी कभी प्रेशर P को कांस्टेंट रखते थे तो वो आइसोबारिक प्रोसेस हो जाती थी, कभी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाती थी, और कभी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता था, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इक्वेशन है, और ये आपका पैरामीटर पे किसी पॉइंट पे किस तरह से कनेक्ट हुआ उसकी इक्वेशन है, तो वहां पे गैस इक्वेशन को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये हो गया, मान लो पीवी ग्राफ है, ये पीवी ग्राफ है, तो अभी यहां से यहां पे जा रहा, तो व्हाट इज द वर्क डन, W इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ P dV। तो P अगर y एक्सेस में है और dV x एक्सेस में है, तो आप साफ साफ दिख रहा है कि एरिया अंडर द कर्व, area under the curve in PV graph is the work done. Area under the curve in PV graph is the work done. ठीक है, तो PV ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व आपका वर्क डन कहलाता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन। तो एरिया अंडर द प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो व्हाट इज द प्रोसेस इक्वेशन, PV की पावर गामा इज ए कांस्टेंट K। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, K बाई V की पावर गामा, ठीक है, K बाई V की पावर गामा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, और दूसरे वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 वॉल्यूम V2, तो यहाँ पे P1 V1 है, तो P2 V2 से किस तरह कनेक्ट होंगे, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ये प्रोसेस इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू एक कांस्टेंट K लिख सकता हूं मैं। इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे, पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे आप रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है कि अभी आपको वर्क डन निकालना है, तो मुझे पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। सारे वर्क डन यहीं से निकलते हैं, प्रोसेस कोई भी हो वर्क डन यही लगेगा। तो अभी क्या रखोगे, यहाँ पे P को रखोगे इक्वेशन नंबर 1 से, उस पॉइंट पे रख दोगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ K बाई V की पावर गामा dV। तो ये क्या हो जाएगा, K
v की पावर माइनस गामा डी वी, वॉल्यूम v1 से v2 लगा, ठीक है। तो k वी पावर गामा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये हो गया वॉल्यूम v1 से v2, ओके। तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा के v की पावर 1 माइनस गामा, वॉल्यूम कहां से गया, v1 से v2 गया, तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा के v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा, इतना हुआ। अब k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू k इंटू v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस k इंटू v1 की पावर 1 माइनस गामा। अब k को हम क्या लिख सकते हैं, k को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस गामा, तो k को हम लिख सकते हैं आपका P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा। k को हम P2 V2 की पावर गामा भी तो लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है, माइनस P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा, तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब यहां पे आप अगर आपने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1, ये आया क्या। तो व्हाट इज द वर्डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। तो मैं इस तरह से P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, दिस इज अ वर्डन इन अ एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज अ वर्डन इन अ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी P2 को मैं लिख सकता हूं, P1 V1 को लिख सकता हूं nRT1 माइनस nRT2 अपॉन गामा माइनस 1, तो nR कॉमन ले लिया तो nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज द वर्डन W, दैट इज द वर्डन W इन अ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो व्हाट इज द वर्डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्डन को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज द वर्डन, ठीक है। एंड सेकेंड फॉर्मूला है nR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। अगर टेम्परेचर के टर्म में दे रखा है, मोल के टर्म में दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और प्रेशर के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है तो आप ऊपर वाला यूज करेंगे, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द वर्डन इन अ एडियाबैटिक प्रोसेस, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, एंड व्हाट इज द वर्ड इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर, nR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो अगर ये पीवी ग्राफ है तो डजंट मैटर, अगर ये पीवी ग्राफ है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो एरिया अंडर द कर्व जो आएगा वो ये वैल्यू ही आएगी, ठीक है, याद रहेगा। नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो अभी ऑन द स्पॉट। ये स्कूल में डेरिवेशन पे आएगा, स्कूल लेवल पे डेरिवेशन पे आता है ये।
नोट कर लिया? नोट किया आप लोगों ने? ओके ओके, तो मैंने कहा था ये एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस तरह से प्रोसेस बोल देता है, इस तरह से प्रोसेस बोल देता है, एक जनरल प्रोसेस में ले रहा हूं कि प्रेशर और वॉल्यूम इस तरह से इक्वेशन से कनेक्टेड है। P की पावर 2 V की पावर 7 इज ए कांस्टेंट K। अब यहां पे तो कंफ्यूज हो गए अपन कि ये कैसा प्रोसेस है। तो मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं, तो उसमें से एक प्रोसेस ये है, ठीक है? तो इस तरह के प्रोसेस में आप वर्डन कैसे निकालोगे? आप क्या करो, अंडर रूट निकाल दो। तो P V की पावर 7/2 इज ए कांस्टेंट अगेन K। अब कांस्टेंट का अंडर रूट तो कांस्टेंट होगा ना, तो इस केस में गामा इक्वल टू कितना आ गया? 7/2 आ गया क्या? 7/2 आ गया। तो इस केस में वर्डन कितना हो जाएगा? वर्डन अब आप देखिए क्या हुआ, इस फॉर्मेट में आ गया ना इक्वेशन, पी वी की पावर गामा, तो गामा इक्वल टू यहाँ पे 7/2 आ गया। तो वर्डन यहाँ हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, 7/2 माइनस 1, ठीक है? तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन 7/2 माइनस 1। दिस इज द वर्डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक है? तो अगर ग्राफ दे रखा है उसका, मान लो ये ग्राफ दे रखा है, उसका रुका ग्राफ दे रखा है, प्रेशर P वॉल्यूम V, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है, ठीक है? टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है, तो वो कैसे आ रहा होगा? वो इस तरह से आएगा, P1 की पावर 2 V1 की पावर 7 इक्वल टू P2 की पावर 2 V2 की पावर 7। दैट इज द रिलेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। लेकिन अगर आपको उसी इंस्टेंट पे, इसी पॉइंट पर, इसी वन पॉइंट पर P V और T के बीच में रिलेशन लगाना है, तो अगर नंबर ऑफ मोल n दे रखे तो वहां से आप बोलेंगे P1 V1 इक्वल टू n R T1। वो एक ही पॉइंट पर जो, एक ही पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो आपका एक मिनट, ओके, उस पॉइंट पे आपका अगर P V और T के बीच में रिलेशन निकालना है तो आपको गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो P1 V1 इक्वल टू n R T1। एक मिनट में चाहता हूँ, एक मिनट, मदर का फोन आ रहा है मेरा, एक मिनट।
माफ करना भाई, माफ करना। तो अभी हमें यहाँ पे दो चीजों की जरूरत है, सीपी एंड सीवी। सीवी को हम पहले देखते हैं। तो सीवी का मतलब हुआ, वी का मतलब हुआ वी कांस्टेंट। तो व्हाट इज द सीवी? अगर मान लो कि ये गैस है, ठीक है, ये गैस है, ठीक है, गैस का वॉल्यूम फिक्स है, गैस का वॉल्यूम फिक्स है, ओके। तो इस टाइम आप जो हीट दे रहे हो क्यू, जो भी आप हीट दे रहे हो क्यू, अभी क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा है, डेल्टा वी कितना हो गया, जीरो हो गया क्या? डेल्टा वी कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है क्या? डेल्टा वी जीरो हो रहा है। तो उस केस में डेल्टा वी जब जीरो हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन बाय द गैस कितना हो गया, पी डेल्टा वी। तो अगर डेल्टा वी जीरो हो गया तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो गया। अगर पिस्टन फिक्स है, अगर पिस्टन फिक्स है तो वर्क डन बाय द गैस हो गया जीरो। उस केस में आप जितनी भी हीट दे रहे हो वो पूरी पूरी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चला जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर आप उसको एनर्जी दे रहे हो तो उसकी पूरी पूरी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चला जा रहा है। तो इंटरनल एनर्जी अब क्या हुआ, उस केस में डेल्टा यू क्या हुआ, डेल्टा यू होता है आपका एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। तो अब जब डब्ल्यू जीरो हो गया, डब्ल्यू जीरो हो गया, डब्ल्यू जीरो हो गया, तो उस केस में क्यू क्या हो गया, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू हो गया। तो क्यू इक्वल टू कितना हुआ, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस by 1 degree centigrade is called CV. The heat required to rise the temperature of 1 mole gas by 1 degree centigrade is called CV. ठीक है, ठीक है, ठीक है। और व्हाट इज द सीपी? सीपी के केस में आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो बेटा अगर आप ऑफ कोर्स अगर आप एक चैम्बर है, उस चैम्बर में अगर आप पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है और आप हीट दे रहे हो, क्यू हीट दे रहे हो, तो क्या होगा, ये पिस्टन अगर आपने ऊपर नहीं लिया तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट इंक्रीज करने लगेगा, पी नॉट प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा, पी वन प्रेशर पी प्राइम प्रेशर वो इंक्रीज करने लगेगा। तो जब वो इंक्रीज करने लगेगा तो उस केस में अगर आपको प्रेशर को मेंटेन रखना है तो आप इस चीज को, इस पिस्टन को ऊपर लोगे, इस पिस्टन को ऊपर लोगे पी नॉट, तो प्रेशर पी उसका कांस्टेंट बने रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या होगा, आपको उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर पी मेंटेन कर सकते हो आप, ठीक है। तो व्हाट इज द सीपी? तो सीपी इक्वल टू उस केस में क्या हो गया, हीट गिवन टू द सिस्टम, क्यू की बारे में बात कर रहे हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम to rise the temperature of 1 mole gas at 1 degree centigrade by 1 degree centigrade is called CP. CP तो अभी यहां पे क्या हो गया, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, P V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो Q की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा T। और व्हाट इज डेल्टा U, NCV डेल्टा T, क्लियर। प्लस W की जगह, अब ये हो गया U, ये हो गया Q, और W की जगह क्या आएगा, W की जगह आएगा P V2 माइनस V1। तो एन सी पी डेल्टा टी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। तो पी वी टू इक्वल टू कितना हो गया, एन आर टी टू। तो एन सी पी डेल्टा टी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन, ठीक है। तो एन आर एन कॉमन ले लिया तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीवी प्लस एन से एन कट गया, एन से एन कट गया हर जगह,
डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, ये डेल्टा टी यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आप एन आर कॉमन ले लेंगे तो एन तो कट गया, तो डेल्टा टी हो गया ना, बचा वो भी कट गया। तो सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, यानी सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, बहुत ही यूजफुल पार्ट है ये, तो इसको आपको याद रखना है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर, याद रहेगा, याद रहेगा। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर। याद रहेगा सेजल, प्रतीक, याद रहेगा? यस सर। ओके ओके, ओके। अब आज का लास्ट पार्ट है। तो ये कब आया, ये तब आया ना जब हमने Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सीपी वाले प्रोसेस में लगाया, कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में लगाया, तो मुझे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर आ गया। ठीक है, एक बात तो बहुत क्लियर है, अगर आपने गौर किया हो तो यहां से देखिए ना कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी केवल सीवी पे डिपेंड करती है। तो वॉट एवर द प्रोसेस, यानी अगर यहाँ पे ये तो ये वाला प्रोसेस तो सीपी प्रोसेस था, अगर और कोई प्रोसेस होता, कोई भी जनरल यूनिवर्स का कोई भी प्रोसेस होता, तब भी डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी ही रहता, क्योंकि वो अदर चीजों पे डिपेंड नहीं करता, उसकी इंटरनल एनर्जी केवल और केवल सीवी पे डिपेंड करती है। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत 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 बहुत। ठीक है, वॉट एवर द प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू की वैल्यू सी वी पर ही डिपेंड करती है, एंड दैट इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा, याद रहेगा, मानता हूं याद रहेगा। ओके, ओके। अब मैंने यही सेम पिस्टन सिलेंडर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर गैस है, उसके अंदर गैस है, एन मोल ऑफ गैस है, ठीक है, एन मोल ऑफ गैस है। ठीक है, अभी बेटा एक बात बताओ मेरे को, सीपी वाले प्रोसेस में क्या था, सीपी वाले प्रोसेस में क्या था कि अगर आप जब एनर्जी क्यू दे रहे थे उसको, तो पिस्टन को आपको ऊपर ले जाना पड़ रहा था प्रेशर पी नॉट को मेंटेन करने के लिए, पी नॉट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कि वो प्रेशर चेंज ना हो, पी नॉट ही रहे। ठीक है, लेकिन ऐसा हर प्रोसेस में जरूरी नहीं है, वो प्रोसेस में आपको बोले ना कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, लेकिन दे आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ प्रोसेस, अब कुछ भी हो सकता है वो प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। तो उस केस में अगर मान लीजिए कोई एक केस है, उसमें उसने बोला है कि प्रेशर पी पे कोई कोई कंडीशन नहीं है, उसने बोला है कि P2V3 इज कांस्टेंट K, ये एक प्रोसेस इक्वेशन हो गई। ठीक है, P2 इंटू V की पावर 3 इज कांस्टेंट K, ये प्रोसेस इक्वेशन हो गई। तो अब इस तरह के प्रोसेस के लिए, इस तरह का प्रोसेस इस यहां पे हो रहा है इस सिलेंडर में, ये सबसे अलग है। ठीक है, अब इस तरह का प्रोसेस यहां पर हो रहा है, अब तुमसे वो ये पूछता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द C ऑफ दिस वैल्यू, C ऑफ दिस प्रोसेस, व्हाट इज द C ऑफ दिस प्रोसेस टू राइज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, सॉरी व्हाट इज द C ऑफ दिस प्रोसेस। तो C ऑफ दिस प्रोसेस अभी क्या हुआ, ये आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है, आइसोकोरिक भी नहीं है, आइसोबारिक भी नहीं है, आइसोकोरिक भी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, वो प्रोसेस हम इसके बाद में ले लेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, T कांस्टेंट होता है क्या,
T कांस्टेंट हुआ, तो जब T कांस्टेंट हो गया, तो व्हाट इज द डेल्टा U एंड CV डेल्टा T। तो अब इस प्रोसेस को आप कितनी भी एनर्जी दे दोगे, T जब कांस्टेंट है तो डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लगाए Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U चेंज इन द एनर्जी इज 0। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना हो गया, Q इक्वल टू हो गया W, एंड व्हाट इज द W? Q इक्वल टू 2.303 एंड RT ln log V2 by V1, log V2 by V1। तो व्हाट इज द C ऑफ दिस प्रोसेस? द C ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस मैं बोल देता हूं NCT बोल देता हूं। ठीक है, NCT, NC डेल्टा T। ठीक है, तो यहां पे भी डेल्टा T 0 हो गया, तो यहां पे डेल्टा T 0 मत रखो, इसको लिखो यहां पर 2.303 एंड RT ln V2 by V1। मेरे को इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल डेल्टा T लिखने से काम चल जाता, लेकिन चलो अब यहां पे लिख देते हैं डेल्टा T। यहां पे अगर 0 रखोगे तो CT की वैल्यू क्या आएगी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? इनफाइनाइट। इसका मतलब एक आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपको उसका 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना हो, तो उसका जो C का वैल्यू होगा मोलर स्पेसिफिक, उसका C की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यानी एक आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है तो आपको इनफाइनाइट एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसा कि कैलकुलेशन से ही दिख रहा है, यानी बात से ही दिख रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसका टेम्परेचर राइज ही नहीं होगा। डजंट मैटर आप उसमें कितनी हीट दे दो या कितनी हीट निकाल लो। ठीक है, सो द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट। क्लियर? ओके, अब एक जनरल प्रोसेस लेते हैं। मैंने क्या क्या कहा था, अब तो जनरल प्रोसेस मैंने ले लिया, वही प्रोसेस की इक्वेशन ले लेते हैं। P स्क्वायर V3 इज ए कांस्टेंट K। ठीक है, तो P V की पावर 3/2 इज ए कांस्टेंट K हो गया। ठीक है, तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 3/2। गामा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 3/2। ओके, जब गामा की वैल्यू 3/2 हो गई तो व्हाट इज द वर्डन? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। तो ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, दैट इज द NR T1 माइनस NR T2 अपॉन गामा -1, दैट इज द NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। यहां पे गामा क्या है? गामा इक्वल टू 3/2 है, तो यहां पे हो जाएगा आपका NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा U प्लस W। Q इक्वल टू हो गया डेल्टा U प्लस W। अब Q इक्वल टू हो जाएगा आपका NC ऑफ दिस प्रोसेस। C ऑफ दिस प्रोसेस, तो मैं यहां पे CP नहीं लिखूंगा, CV नहीं लिखूंगा, C ऑफ दिस प्रोसेस NC डेल्टा T इक्वल टू कितना हो जाएगा? NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T बाई 1 माइनस गामा। दिस इज W ना, दिस इज W। तो यहां पे कितना हो जाएगा? C एंड डेल्टा T हर जगह कट गया, तो C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर एडियाबैटिक यानी अगर एक प्रोसेस है PV की पावर गामा इज अ कांस्टेंट K, तो वहां पे C की वैल्यू कितनी होगी? C की वैल्यू होगी CV प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा। C ऑफ उस प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट C इक्वल टू होगा CV प्लस R की पावर 1 माइनस गामा। तो यानी दिस इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, एंड दैट इज इक्वल टू C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा?
ओके 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 ओके, ठीक है, आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए, और हाँ, एक अच्छी न्यूज आ रही है, एक अच्छी न्यूज आ रही है, शायद 1 अक्टूबर से सब स्कूल सब खुल जाएंगे। लॉकडाउन 5 में एवरीथिंग इज ओपनिंग, तो जिस दिन खुल जाए उसी दिन से आपकी क्लास चालू। ओके ओके, आप लोग आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। अगर उसके बाद भी घर वाले कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास लेनी है बिकॉज थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, तो ऑनलाइन में आ सकते हो, अदरवाइज यानी एक दो करके आप लोग डाउट के लिए आ सकते हो, बाकी जैसे अरेंजमेंट होगा देखा जाएगा। चलिए, ओके 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 ओके, बाय।